हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आपकी सेवा में पुनः मैं उपस्थित हूं और आज की वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के पूरे 30 प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों कि इन 30 प्रश्नों को देख के आप आज की वीडियो के माध्यम से 50 से ज़्यादा लगभग 60-70 प्रश्नों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और आज की वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी आगामी एग्जाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं जनवरी 2026 में यूपी टेट कराया जाने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आज की वीडियो को शूट कर रहा हूं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है जो आप लोग कई बार इसको देख भी चुके हैं कि चिपको आंदोलन के प्रणेता किसे बोलते हैं। ये आप लोग बार बार ये प्रश्न देखे हैं कि चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चिपको आंदोलन के प्रणेता या शुरू किन्होंने किया है, यही देखना है दोस्तों। तो सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता बोला जाता है कि आपका किनको बोला जाता है, याद रखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा को बोला जाता है कि वंदना शिवा को बोला जाता है कि अनिल माधव को बोला जाता है कि आपका सलीम अली को बोला जाता है। तो आपको पता है कि जो चिपको आंदोलन है वह कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो यह उत्तराखंड से। कहाँ से दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखेंगे। जो चिपको आंदोलन है 1973 में, कितने सन में दोस्तों, तो 1973 में। कोई भी पॉइंट बन सकता है क्योंकि चिपको आंदोलन से कई बार प्रश्न बनाए यूपी टेट में। ठीक है, तो चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड से 1973 में स्टार्ट हुआ था और उत्तराखंड का आपका चमोली जिला कौन है दोस्तों, तो उत्तराखंड का आपका चमोली क्या है दोस्तों, जिला है। और इसके बाद वो जिला का आपका एक गांव है जिसको आप लोग कहीं कहीं रेनी भी देखते होंगे और कहीं कहीं इसको रेणी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तराखंड का चमोली जिला का रेणी गांव 1973 में स्टार्ट हुआ चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो पेड़ों को कटाई से बचाना। याद रखेंगे इसका जो लक्ष्य था दोस्तों ना, याद रखेंगे इसका जो लक्ष्य था ना, वह लक्ष्य था पेड़ों को कटाई से बचाना। याद रखेंगे वृक्ष की कटाई से बचाना, वृक्ष को कटाई से रोकना। याद रखेंगे वृक्ष को कटाई से रोकना इसका क्या था दोस्तों, तो मुख्य लक्ष्य था। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, भी बात आप सीख गए। लेकिन यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन होता है जिसको आप लोग बोलते हैं अपिको आंदोलन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपिको आंदोलन। अगर आपसे कहे कि अपिको आंदोलन क्या है, तो अपिको आंदोलन का भी मुख्य लक्ष्य था पेड़ों को या वृक्षों को कटाई से बचाना। याद रखेंगे दोस्तों, जो अपिको आंदोलन है इसका भी मुख्य लक्ष्य क्या है। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अपिको आंदोलन क्या है, तो अपिको आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था पेड़ों को संरक्षण देना, पेड़ों को कटाई से बचाना। और याद रखेंगे आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि अपिको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो जो आपका चिपको आंदोलन 1973 में, तो अपिको आंदोलन 1983 में स्टार्ट हुआ। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो आप चिपको आंदोलन का जो स्टार्टअप वाली जगह उत्तराखंड है, उसी तरह जो अपिको आंदोलन है इसका उत्पादन कर रहे हैं दोस्तों, इसका जो उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो कर्नाटक से हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्तों, कर्नाटक से। इसका भी लक्ष्य यही था पेड़ों को कटाई से बचाना। जो वहाँ की जनजाति थी ना, यहाँ पे देखेंगे अपिको का मतलब होता है गले लगाना। याद रखेंगे, गले लगाना, गले लगाना नहीं, गले लगाना होता है दोस्तों। याद रखेंगे, ऐसे लिखेंगे गले लगाना। कि जो अपिको आंदोलन होता है इसका मतलब क्या होता है, अपिको को अर्थ भी होता है ना, अपिको का अर्थ ही होता है गले लगाना। तो याद रखेंगे पेड़ों को जब काटा जाता था तो वहाँ की जो जनजाति थी उनको गले लगा लेती थी, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए यह प्रक्रिया को अपनाती थी। तो अपिको आंदोलन आपका 1983 में कर्नाटक से स्टार्ट हुआ। और याद रखेंगे इसका मुख्य लक्ष्य यही था वृक्ष को कटाई से बचाना। और इसके बाद चिपको आंदोलन का भी लक्ष्य था वृक्ष को कटाई से बचाना। चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ, तो उसी तरह आपका अपिको आंदोलन 1983 में स्टार्ट हुआ। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा कहे जाते हैं। तो इसी क्रम में आप लोग देखेंगे दोस्तों, जो अपिको आंदोलन है ना, अपिको आंदोलन के जो आपका प्रणेता हैं पांडुरंग हेगड़े हैं। कौन है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके जो प्रणेता पांडुरंग हेगड़े को कहा जाता है, पांडुरंग हेगड़े को कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे, हेगड़े को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान देते रहेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। सेकंड नंबर बात देखेंगे दोस्तों कि जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था 1986 में लागू हुआ। ये बात को याद रखेंगे, कब लागू हुआ दोस्तों, तो याद रखेंगे 1986 में। इस बात को याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखेंगे कब हुआ दोस्तों, तो याद रखेंगे आपका 1986 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, आपको मैं एक चीज, एक बार नहीं कई बारों को चीजों को आपको बता भी चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि वन्य जीव सुरक्षा
सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? अगर आपसे कह दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कह ही ना दे दोस्तों, कई बार पूछा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, याद रखेंगे पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण जो बातें बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। तो याद रखेंगे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो था ना 9 सितंबर 1972 को, याद रखेंगे 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। ये बात याद रखेंगे, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, इसको आप याद रखेंगे। आपसे कई बार ये प्रश्न बना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब लागू हुआ या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब लागू हुआ, कब से मनाया जाता है, अगर ऐसे बात कह दे तो याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को लागू हुआ, 5 जून 1972 को। इसी कारण हर वर्ष के 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये जो समय देख रहे हैं ना दोस्तों, इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। कब से मनाया जा रहा है दोस्तों, तो 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया और तभी से हर वर्ष के 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। जो विश्व इसका मुख्य लक्ष्य था कि पर्यावरण को अधिक से अधिक साफ सुरक्षित रखा जाए और इसमें प्रदूषण को कम किया जाए। और याद रखेंगे आपको मैं एक और बात बता दूं कि विश्व में या कहीं भी प्रदूषण मापने की जो इकाई होती है ना, वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होती है। याद रखेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होती है ना, वह प्रदूषण को मापने की जो क्या है, एजेंसी है, इकाई नहीं दोस्तों, एजेंसी है। ऐसे देखेंगे कि एजेंसी है जो पर्यावरण को मेजर करती है, उसको बोलते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। याद रखेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोलते हैं। और यह पर्यावरण का क्या करती है दोस्तों, या प्रदूषण को मेजर करती है, नापने का काम करती है। ऐसे आप लोग देखेंगे, ठीक है। आपसे मैं बहुत चीज़ें बताता हूं, उसमें एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। कई बार ये प्रश्न बना है, याद रखेंगे कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, याद रखेंगे राष्ट्रीय, आपको लिख भी दे रहे हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, याद रखेंगे रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष के 2 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप लोगों को बता दूं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कई बार ये प्रश्न बन चुका है, एक बार नहीं कई बार ये चीज़ें बन चुकी है कि जो आपका विश्व ओजोन दिवस होता है ना, कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो होता है ना, हर वर्ष के 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। इसको आप लोग ध्यान देते रहेंगे और इसको जानकारियों को देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है, यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है दोस्तों कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। आप ध्यान रखेंगे कोलकाता में है कि आपका मुंबई में है कि आपका पटना में है कि आपका लखनऊ में है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये कहाँ पे उपस्थित है, तो ये आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको मैं समय नहीं लूंगा, याद रखेंगे बहुत से लोगों का यह समस्या है कि सर समय मत लीजिए, बहुत सी चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर करा दीजिए। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे संबंधित होता है, आपसे अगर प्रश्न बने कि फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे संबंधित होता है, तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है ना, वह ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप विद्युत संयंत्र से यह संबंध रखता है। किससे रखता है दोस्तों, तो ताप विद्युत संयंत्र से यह जो होता है संबंध रखता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आपको पता है कि जो आपके वायुमंडल में जैसे कि आपका कोयला जले, तो इससे जो कोयला हो गया या अन्य कोई भी आपका पदार्थ हो गया, जो उससे प्रदूषण निकलता है, उससे फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। याद रखेंगे जो ताप विद्युत संयंत्र से उसकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उस गैस जो उत्तरदायी होती है उसका नाम है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैसें। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें जो होती है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है दोस्तों, तो उत्तरदायी होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है हर वर्ष के 5 सितंबर, 16 सितंबर, 16 अगस्त, 15 जुलाई कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो होता है ना दोस्तों वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन दिवस इसी दिन को मनाते हैं। और वो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि ओजोन परत जो है ना, वह किस मंडल का हिस्सा है, तो समताप मंडल
मंडल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों? तो यह जो हिस्सा है समताप मंडल का है, इसको भी आप लोग ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या होता है। तो आपको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्रीन हाउस गैसों से प्रभावित होती है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है ना कि वायुमंडल में जो तापमान की वृद्धि, याद रखेंगे वायुमंडल में तापमान की वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग का हम नाम देते हैं। और तटीय रेखा में परिवर्तन, ये भी बात सही है। समुद्र स्तर में वृद्धि, ये भी बात सही है। फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये भी बात सही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम होता है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1984 में भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था। आपको पता भी है दोस्तों, जो एक भोपाल में उस गैस का रिसाव हुआ था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? MIC बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ये जगह पड़ती है भोपाल, और वहीं पे हुआ था दोस्तों इस एक फैक्ट्री में इसका रिसाव MIC का, जो जहरीली गैस है। अपार जनधन की हानि हुई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता किस में पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ओजोन होल किससे संबंधित है। क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि से है कि ओजोन परत की घनत्व में वृद्धि से है। आपको पता है कि ओजोन होल जो होता है ना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ओजोन होल आप इसको ऐसे ध्यान देंगे दोस्तों, जो ओजोन परत होती है ना, ओजोन क्या होती है दोस्तों? परत होती है ना। इस ओजोन परत को हम किस में मापने का काम करते हैं? तो इसको हम डाप्सन इकाई में मापते हैं। किस में नापते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग नापते हैं डाप्सन इकाई में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीबी से इसको हम लोग दर्शाते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम डीबी से दर्शाते हैं। ये भी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आपका 11 नंबर की बात करेगा कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती है। मुख्य रूप से 4 ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि ये चीजें ना बहुत बार पूछता है। ग्रीन हाउस गैसें किसी साल का आप पेपर उठाकर देख लेंगे, और किसी भी साल का पेपर में आप जब तक ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती है ना, तब तक वह इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हो पाती है दोस्तों, याद रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, ग्रीन हाउस गैसें में याद रखेंगे, ग्रीन हाउस गैसें में मुख्य रूप से आपका N2O हो गया, आपका CO2 हो गया, आपका CH4 हो गया, और इसके बाद आपका CFC हो गया। ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, और यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी भी होती हैं। ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं आपको जो जो चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको बता रहा हूं दोस्तों। याद रखेंगे जो CO2 होती है ना, कहीं कहीं ये भी पूछ देता है कि आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो CO2 का करते हैं, आग बुझाने में इसका प्रयोग करते हैं। जो हंसी की गैस या हास्य गैस किसे बोलते हैं, इसको सूंघने के बाद व्यक्ति हंसने लगता है, इसको हास्य गैस बोलते हैं, हंसी की गैस बोलते हैं या हंसने वाली गैस बोलते हैं। इसका नाम N2O है, इसको आप ध्यान रखेंगे। CH4 मेथेन गैस होती है, या दलदल वाली स्थानों पर पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों? दलदल, सड़े गले वाली जगह पर पाई जाती है। CFC जो होती है ना, आपको पता है इसका जो या जो उत्सर्जित होती है ना, रेफ्रिजरेटर से या फ्रिज आदि जगहों से यह उत्पत्ति होती है इसकी, CFC की। याद रखेंगे, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपको बताना है दोस्तों। तो ये देखेंगे सब चीज़ों को। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपका क्या है दोस्तों, मीथेन भी है, CFC भी है, लेकिन आपका क्या नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। ठीक है, अगर आपसे मैं कुछ बहुत से गैसों का बात करूं तो बहुत ज़्यादा आपका यूपी टेट में LPG और CNG दोनों को पूछ लेता है। इस CNG का फुल फॉर्म कई बार पूछा, तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसका हिंदी नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, याद रखेंगे। और LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम रसोई घर में करते हैं, खाना को बनाने के लिए। कहाँ पर करते हैं दोस्तों? तो रसोई घर में करते हैं। यह CNG का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो वाहन में करते हैं। कहाँ पर करते हैं दोस्तों? वाहन में करते हैं। सब चीज़ों को ध्यान देते रहेंगे। आगे देखते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपको पता है कृत्रिम वर्षा या वर्षा की वह विधि होती है जो कृत्रिम तरीके से वर्षा कराई जाती है, और इसमें किस आसमान में हम छिड़काव करते हैं, किसका? तो सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। इसको AgI से दर्शाते हैं, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करते हैं। इसका प्रयोग हम कृत्रिम वर्षा में करते हैं। इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वर्षा का जल जो होता है ना, वो शुद्ध जल कहा जाता है। याद रखेंगे, वर्षा के जल
को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो वर्षा के जल को शुद्ध जल बोलते हैं। इसका पीएच मान शुद्ध जल का कितना होता है? 7 होता है। आपको मैं बहुत सी चीज़ें बता दूं, याद रखेंगे कौन से जल में लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कई बार ये पूछा है लवण की अर्थात NaCl की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तो किस में होती है दोस्तों? तो याद रखेंगे समुद्री जल में। किस में दोस्तों? तो समुद्री जल में क्या होती है? लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आपसे तो एक बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया है कि कौन से सागर में कोई व्यक्ति नहीं डूबता है तो उसको बोलते हैं मृत सागर, या किस सागर में सबसे ज़्यादा लवण की मात्रा होती है? तो मृत सागर में होती है। याद रखेंगे NaCl की मात्रा। इस चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग आगे देखेंगे तो अगर बात जल की कही है कि वर्षा की कही है तो कई बार तो ऐसा बना है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो वह वर्षा जिसका पीएच मान कितना है दोस्तों? 4.2 से नीचे हो। कहीं कहीं 5.2 भी देता है, लेकिन आप 4.2 को ध्यान रखेंगे। 4.2 से जो नीचे हो पीएच मान, उस वर्षा को क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। ये बात याद रखना। अम्लीय वर्षा से जो हानियाँ होती है आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो अम्लीय वर्षा से जो हानियाँ होती हैं, अम्लीय वर्षा जब किसी व्यक्ति के शरीर पर गिरता है तो उसे स्किन कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न करता है। अम्लीय वर्षा से आपका धरोहर है जिसका नाम है आगरा का ताजमहल। याद रखेंगे ताजमहल जो कहाँ पे है दोस्तों? आगरा में है। अम्लीय वर्षा के कारण इसका दिन प्रतिदिन जो रंग हो रहा है ना दोस्तों, रंग ये धूमिल हो रहा है या इसका रंग जो है ना दोस्तों वह उड़ रहा है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगरा का ताजमहल याद रखेंगे। या वहीं पे आप लोग मेरठ का तेल शोधनशाला याद रखेंगे। मेरठ के तेल शोधनशाला से आगरा का जो ताजमहल का रंग है ना, याद रखेंगे उसका दिन प्रतिदिन जो रंग है ना, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है दोस्तों? उड़ रहा है, धूमिल हो रहा है। ऐसे चीज़ों को आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। अम्लीय वर्षा में किसका मान ज़्यादा होता है? तो अम्लीय वर्षा में SO2 जैसे SO2 होता है, याद रखेंगे। NO2 होता है, याद रखेंगे। NO2 भी होता है, N2O भी होता है। ये अम्लीय वर्षा में तमाम गैसें होती हैं और ये मिक्सचर हो जाती हैं तो ये वर्षा को अम्लीय वर्षा में रूपांतरित कर देती हैं, ठीक है। आपको पता है एक बार ऐसा प्रश्न बना है ना दोस्तों कि वायुमंडल फ्रेश किस माध्यम से होता है? और ऑप्शन में आपका क्या था दोस्तों? वर्षा था। वर्षा जब होती है तो वायुमंडल क्या होता है दोस्तों? फ्रेश होता है। ये भी याद रखेंगे। प्रदूषण कम करता है वर्षा, याद रखेंगे। आगे देखते हैं इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित होता है? याद रखेंगे किसी खाद्यान्न पे इको मार्क लगा होता है। याद रखेंगे जो खाद्यान्न वाली जो चीज़ें होती हैं या कोई फसल की चीज़ें होती हैं या कोई पैकिंग होती है या कोई ब्रांडिंग चीज़ें होती है, वहाँ पे क्या लगता है दोस्तों? इको मार्क लगा होता है। याद रखेंगे जिसको हैलो मार्क की भी बोलते हैं, इको मार्क। इको मार्क का मतलब होता है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पे पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट, आपका मध्य भारत, ट्रांस हिमालय, गंगा का मैदान। तो पश्चिमी घाट पे पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आपका जल विद्युत की विद्युत ऊर्जा की सौर ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा। तो याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत जो है दोस्तों क्या है? तो सौर ऊर्जा है। और याद रखेंगे सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे सूर्य के पास से। याद रखें पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। सूर्य से हमें विटामिन डी ऊर्जा मिलती है, सूर्य से ही हमें क्या मिलती है? सौर ऊर्जा भी मिलती है। दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। सूर्य से प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगती है, ये भी बात को आप याद रखेंगे। और सूर्य से प्रकाश किरणें निर्वात से होकर पृथ्वी पर आती हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी पर आने में 500 सेकंड का समय लगती है जो प्रकाश किरणें होती है। अगर ऐसे आपको सेकंड में पूछे तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, यही बताना है दोस्तों। तो जब सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र अस्थायी देखेंगे तो जो इसमें आप लोग आप चारों ऑप्शन में देखेंगे आपका अस्थायी क्या है? रेगिस्तान है, क्या आपका वन है, क्या आपका पर्वत है। सबसे लंबा समय तक जो रहेगा ना वही अस्थायी पारिस्थितिकी कहलाएगा और समुद्री महासागर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, यही बताना है दोस्तों। तो निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? आप बताएंगे दोस्तों। घास का मैदान मनुष्य लगाता है, क्या आपका जल तंत्र मनुष्य ने इसको तैयार किया है, कि फसली भूमि तैयार किया है मनुष्य, क्या आपका वर्षा वन तैयार किया है? आपको पता है दोस्तों। आप लोग अगर नहीं पता है तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें से जनित जीवों का एक उदाहरण है तो फसली भूमि है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य इसको उत्पादन करने का काम करता है या मनुष्य के प्रकाश से ये चीजें उत्पन्न होती हैं, ठीक है।
मतलब फसली भूमि तैयार होती है, इस भाव में आप लोग इसको देखेंगे। 18 नंबर की बात देखेंगे कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एजी टॉन्सले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो याद रखेंगे भारत का वह राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, यहाँ पे वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार इस चीज़ों को बना भी है। तो याद रखेंगे भारत में बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे एक बार बहुत ही प्रश्न बनता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपको पता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अगर पूछे तो याद रखेंगे गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों, तो गुजरात में है। और किसके लिए है दोस्तों, तो शेरों के पालन के लिए, याद रखेंगे शेर संरक्षण के लिए यह जो अभ्यारण्य है काफी महत्वपूर्ण है, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धियों के लिए वैश्विक 500 या 500 पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है वैश्विक, याद रख लें उपलब्धियों के लिए। तो याद रखेंगे यह जो होता है आपका क्या है दोस्तों, प्रदूषण नियंत्रण है, इसमें दिया जाता है, कि जनसंख्या नियंत्रण में दिया जाता है, कि पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है, कि आपका जीन संरक्षण में दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है, याद रखेंगे। तो यह उपलब्धि के लिए है दोस्तों, यह उपलब्धि के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे। तो यही कहा है दोस्तों कि किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धियों के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। तो ये प्रश्न बन चुका है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, नीदरलैंड में। कहाँ पे दोस्तों, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। इसको ऐसे लिखते हैं दोस्तों, एम्स्टर्डम में, याद रखेंगे। ये कहाँ पे, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में उपस्थित है क्या दोस्तों, तो ग्रीन पीस का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, याद रखेंगे। यह जिसका जो लक्ष्य होता है ना कि यह पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर अभियान चलाता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, 23 नंबर की बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो काजीरंगा में, कि जिम कार्बेट में, कि बादीपुर में, कि रणथंभौर में। तो आपको पता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, असम में। कहाँ पे दोस्तों, तो असम में है। यहाँ पे एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा हम प्रश्नों को इसलिए कवर नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों कि आज के डेट में मेरी सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है, और मेरी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको बहुत से प्रश्नों को अधिक से अधिक एनालिसिस कर सकूं। केवल हर रोज एक वीडियो देना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए आज केवल आपके लिए मैं एक प्रैक्टिस ही तैयार किया हूं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आज के डेट में ज़्यादा बोलना मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कि मुग घाटी, जिसको क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, यह कहाँ पे उपस्थित है, तो साइलेंट वैली आपके केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित होती है, याद रखेंगे रेड डाटा बुक उसे कहते हैं जो संकटग्रस्त पौधे या जीवों का समूह होता है। इसको हम इसमें वर्णन करके और इसके बचाव के लिए हम तमाम की योजनाएं चलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष के कितने तारीख को मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, आपसे कोई पूछे तो मनाते हैं आपका 5 जून को, याद रखेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर को देखेंगे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, तो आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो जो वन्य प्राणी सप्ताह होता है दोस्तों वह प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, याद रखेंगे। अक्टूबर के कब मनाया जाता है दोस्तों, प्रथम सप्ताह में। या जो डेट आप याद रखेंगे 2 अक्टूबर, याद रखेंगे 2 अक्टूबर से आपका 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, याद रखेंगे वन्य प्राणी सप्ताह, याद रखेंगे कब मनाते हैं दोस्तों, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे।
आगे देखते हैं भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाते हैं। तो भारत में हर वर्ष के जुलाई में वन महोत्सव दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस होता है, या इसको ऐसे लिखते हैं जुलाई के प्रथम सप्ताह में होता है क्या दोस्तों, वन महोत्सव। और इसका लक्ष्य होता है अधिक से अधिक पेड़ों की रोपाई करना या अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आज की वीडियो में 30 प्रश्नों का या एक छोटा सा अध्ययन हम लोग देखें। आज की वीडियो में हमने एनालिसिस नहीं कराया क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है दोस्तों, और मेरा सेहत अच्छी न होने के कारण आज की वीडियो में केवल आपको प्रश्न और आंसर उसको आप लोगों ने देखा। बहुत आशा करते हैं कि महत्वपूर्ण आज की वीडियो होगी, और आप वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा।